गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग क्या, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये भी एक टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, पढ़ाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आना होगा तो यहाँ से एक आ जाएगा और बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो काफ़ी आसान होने वाला है। आपने कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी में और जितनी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई है मैंने, आपने पढ़ा होगा वो सब कुछ, और नहीं भी पढ़ा होगा तो बहुत आसान दिखेगा। तो इसके 3 पार्ट आएंगे। 3 पार्ट मैं क्यों चाहता तो एक पार्ट में खत्म कर देता, बट ठीक है 3 पार्ट रखते हैं, छोटे से पार्ट रखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे वाटर बैलेंस की, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की। एक्चुअली दोनों साथ साथ ही होती हैं, अगर आप देखोगे दोनों साथ साथ ही होते हैं, लेकिन पढ़ाऊंगा अलग अलग, क्योंकि कुछ बातें बतानी मुझे इलेक्ट्रोलाइट भी। तो मैं एक साथ खत्म करूँगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और एक साथ खत्म करेंगे हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसको, आपका वाटर बैलेंस। और लास्ट में हम एक चीज़ देख लेंगे, डिहाइड्रेशन वगैरह क्या होती है ना, और ओवर हाइड्रेशन क्या होता है, उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या ट्रीटमेंट, क्या से क्या करें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें वाटर बैलेंस। आसान सा लेक्चर होने वाला है, आराम से सुनना। ठीक है जी, समझ में आपको आ जाएगा। ओके, तो पहली बात समझो, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब आप समझो लाइफ कहाँ से बनी है, लाइफ कहाँ से बनी, वाटर से बनी है। पढ़ा हो अगर आप लोगों ने, है ना। तो वाटर इज द सॉल्वेंट ऑफ अ लाइफ। आपके ब्लड में कोई चीज़ डिजॉल्व हो गई, वो सब क्यों हो पा रही है? बिकॉज ऑफ वाटर। हमारे बॉडी में कुछ भी सल्यूट हैं बहुत सारे, ग्लूकोज कहीं से कहीं जा रही है, जस्ट क्यों? बिकॉज सॉल्वेंट है ना। तो एक तरीके से सॉल्वेंट कौन है? आपका वाटर। जितना भी सल्यूट है, आपके आयंस वगैरह देखोगे वो सब आपके कहाँ कहीं ना कहीं एक्ट एज अ सल्यूट, और वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, जहाँ पे चीज़ें घुल जाती हैं। बहुत सारी रिएक्शंस हो रही बॉडी के अंदर, है ना। आपको जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही बॉडी के अंदर, वहाँ पे जो एक्वस मीडियम जो देगा कि भाई कर लो, सॉलिड मीडियम नहीं, एक्वस मीडियम जो देगा वो यही देगा। और कहीं ना कहीं बहुत सी रिएक्शंस में एक्ट एज अ रिएक्टेंट टू। आपने इतनी बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली, कहीं देखा होगा पानी की रिएक्शन हो रही है साथ में, तो एक्ट एज अ रिएक्टेंट एंड एक्ट एज अ एक्वस मीडियम भी देता है कि रिएक्शन कर लो। समझ में आ रहा है क्या? ओके। और ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट, जैसे मैंने बताया कि मान लिया आपको कोई वेस्ट है, या फिर आपका कुछ ग्लूकोज है ना, मतलब सॉल्यूट है, वो कहीं से कहीं जाना है ना। तो वो कौन लेके जाएगा आपका? आप बोलोगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मेनली क्या होता है? वाटर। तो वाटर एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट, है ना, एक्ट एज अ व्हीकल। चलो, आपकी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखा होगा फीवर जब आता है, जब गर्मी बहुत लगती है, पसीना आता है, तो वाटर लॉस होगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट आएगा एक तरीके से। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन भी कहीं ना कहीं करता है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, पानी हमारी बॉडी में कितना होता है, तो करीब करीब 60% ऑफ बॉडी वेट होता है ना। 60% ऑफ बॉडी वेट होता है। और आपको जो, अगर मैं मैन और वुमेन में देखूं, वुमेन थोड़ा सा परसेंट, मतलब बॉडी वेट समझते हो कि एक इंसान 70 किलो का है, एक अडल्ट ऑन एवरेज 70 किलो का है, तो उसके अंदर 60% पानी होगा, सिर्फ 42 लीटर। फीमेल में थोड़ा कम होगा, बिकॉज उनके फैट ज़्यादा होता है ना, ड्राई फैट, तो फैट में पानी नहीं होगा, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं 42 लीटर्स ऑफ वाटर होता है। 70 मतलब एक 60%, याद रखो 60%। ओके। अब इसमें 42 लीटर जो है वो भी आपकी बॉडी में 2 तरीके के फ्लूइड होते हैं, इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर, और सेल के बाहर। सेल के बाहर क्या हो सकता है? प्लाज्मा, है ना। और क्या होता है बताओ? इंटरस्टेनियल होता है ना, सेल्स के बाहर वाले, सेल्स के बीच में जो होता है फ्लूइड। ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, जो सेल के अंदर है वो क्या है, 28 लीटर। इस 42 मतलब 40%, और 20% आपका बाहर। तो मैंने बोला आपसे कि 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट क्या होता है? पानी होता है, जिसमें से 40% आपका जो बॉडी वेट है पानी का, जो क्या होगा आपका, वो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो क्या, अगर मैं सिंपल बोलूँ, देखो एक इंसान 70 किलो का है, तो उसके अंदर 60% पानी है। तो मतलब कितना परसेंट पानी है? 42 लीटर पानी है ना। अगर मैं इस 60% को भी तोड़ूं, कितने में तोड़ दिया मैंने? 40 में और 20 में। तो 40% जो है वो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और जो 20% है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं हम, है ना, होम्योस्टैसिस वगैरह में पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, अब मैंने बात करते हैं वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस, कि हमारा इनटेक कितना है, हमारा आउटेक कहता है, और बैलेंस कैसे होता है। कई बार ऐसा भी तो होता है हम पानी नहीं पी पाते हैं, या ज़्यादा पानी पी ले, तो बॉडी में कैसे वो बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और कौन कितना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है जी, चलो देखें, आ जाओ। तो मैंने बोला वाटर इनटेक की बात करें तो 2 तरीके के सोर्स होते हैं, मेनली एक्सोजीनस, जो हम बाहर से खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पी रहे हैं, तो पानी तो होगा ही। तो वहाँ से 1.5 लीटर के आसपास आपका आ जाता है, 1.5 लीटर के आसपास आ जाता है। और आप कुछ खाना, फूड वगैरह खा रहे हो तो उसमें भी आपका 700 ml के आसपास आ जाता है। तो ये आपका एक्सोजीनस है कि आप बाहर से ले रहे हो।
ठीक है, ये बहुत वैरी भी कर सकता है। मान लो सर्दी है तो कम पानी पी रहे हो, वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी की नीड कैसी है ना। अब आते हैं मेटाबॉलिक वाटर पे। अब जब भी आप खाना खाओगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो पानी रिलीज होगा। जैसे कि मैं बोलूँ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फैट का जब ऑक्सीडेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो एक कुछ अमाउंट ऑफ पानी निकालते हैं, 0.6 0. डाटा है सिंपल सा। तो ये हो गया। तो मैंने बोला आपसे 125 ml ऑफ वाटर आपका 1000 किलो कैलोरी पे निकलेगा। तो ये एंडोजिनस है, ये एंडोजिनस है, ये हमारी बॉडी के अंदर हम पानी नहीं भी पी रहे तब भी पानी बन रहा है। क्यों? मेटाबॉलिक वाटर है ये, मेटाबॉलिक वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो हमने खाना खाया है उसका ऑक्सीडेशन में जो पानी निकल रहा है, ठीक है, वो है वो। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, है ना। चलो, तो ये हो गया। ये तो टोटल इंटेक जो मैं जोड़ा वो कितना आया, करीब करीब 2.5 लीटर के आसपास आया। तो इतना पानी एक इंसान को पीना चाहिए, 2.5 लीटर के आसपास। 3 लीटर पी लो कुछ, है ना, कुछ 2 से लेके 3 तो पीना ही चाहिए, ज़्यादा भी नहीं पीना, हार्मफुल भी होता है। चलो, अब वाटर का आउटपुट देखते हैं। तो इनटेक हो गया। अब जब मैंने इनटेक इतना किया है तो मुझे कहीं ना कहीं आउटटेक भी इतना ही करना है ना, जिससे कि बैलेंस बना रहे। जितना इनटेक उतना ही आउटटेक, जितना इनटेक उतना ही आउटटेक। ठीक है, तो इनटेक आउटटेक करने के मेनली हमारे पास 4 ही रूट्स होते हैं। एक यूरिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपका जो किडनी वाला है ना, किडनी वाला, और दूसरा फिर स्किन, फिर लंग्स, और फिर फीसिस। एक बार देख लेते हैं, यूरिन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें पता है यूरिन से आपका जो मेजर रूट है उससे पर डे ऑन एवरेज ऑन अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग 1 से 2 लीटर पानी निकलता है। तो आपने जो 2.5 लीटर पानी लिया, कहाँ गया, 2.5 लीटर पानी लिया, उसका जो मेजर हिस्सा है वो आपका यूरिन के थ्रू ही निकल गया। बट ये बहुत वेरिएबल है यार। आप पानी कम पीजिए, यूरिन का आउटपुट कम होगा। आप गर्मी में जाइए, पानी ज़्यादा पियेंगे, यूरिन का ज़्यादा होगा, सर्दियों में आउटपुट कम होगा। तो ये डिपेंड, बहुत वेरिएबल है। ऐसा नहीं मैंने डाटा लिख दिया तो यही है, इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, उसके आसपास एक कंडीशन उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन 500 ml तो पानी निकलेगा। मैंने क्या बोला, कोई इंसान बिल्कुल पानी ना पिए, बिल्कुल पानी ना पिए, लेकिन क्या यूरिन से पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा? बिल्कुल एब्सेंट कर देंगे कि हाँ भाई पानी बिल्कुल नहीं पी रहे तो चलो यूरिन से नहीं, ऐसा नहीं होगा। पानी जरूर निकलेगा, 500 ml तो निकलना। ऑब्लिगेट वाटर लॉस है, इनटेक करो ना करो, ऑब्लिगेट वाटर लॉस है। क्यों? क्योंकि जो यूरिन, एक्चुअली में यूरिन में वेस्ट भी तो निकलता है। अगर मैं सिंपल बोल दूं, है ना, यूरिया भी तो निकल रहा है, और यूरिया हम जानते हैं टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक चीज़ को बॉडी से जब बाहर निकलना होता है, डाइल्यूट करना होता है पहले। भाई HCl है, मैंने बोला HCl है, डाइल्यूट करोगे तो कमज़ोर हो जाएगा ना, तब उसको हम टच कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे यूरिया मेरी टॉक्सिक है एक, तो उसे बाहर निकलने का पानी चाहिए। कम से कम कितना पानी चाहिए? 500 ml तो चाहिए ही, है ना। तो आप देखोगे जब हम पानी कम पीते हैं तो जब भी यूरिन आती है, लेकिन वो बहुत ही येलो कलर की होती है, बिकॉज वो जो यूरिया है वो डाइल्यूट नहीं हुई, इतना अच्छे से नहीं हुई, बट काम चलाऊ हो गया। और देखोगे जलन वगैरह भी होती है। ठीक है, तो ये आपको ऑब्लिगेट वाटर लॉस समझ गए। ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी होना ही होना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना पानी पी रहे हो नहीं पी रहे हो, हेल्दी वाले में। ठीक है, इससे कम हुआ तो दिक्कत हो जाती है भाई। ठीक है, चलो अब आते हैं इसका रेगुलेशन पे। तो रेगुलेशन वैसे तो आपका एल्डोस्टेरोन वगैरह भी करता है। अभी हम ADH की बात करेंगे, एंटीडायरेटिक हार्मोन की बात करेंगे, वैसोप्रेसिन की बात करेंगे, एक ही नाम है। तो होता क्या है, बात समझना, एक टर्म आती है, मेरी बात समझना, ऑस्मोलैलिटी समझो। ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? ये आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। मतलब मान लो सोडियम की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट है एक, उसी कंसंट्रेशन। अब मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ कि अगर पानी कम हो गया तो ऑस्मोलैलिटी कम हुई या बढ़ गई? मतलब सिंपल सा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई या कम हो गई पानी कम होने पे? आप बोलोगे, चलो एग्जांपल लेते हैं, आपने चीनी और क्या नाम है शरबत बनाया, मतलब पानी मिला के बनाया। अगर मैं पानी कम कर लूँ तो आप बताओ मीठा ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? आप बोलोगे अच्छा चीनी तो उतनी है, पानी कम कर लिया तो मीठा ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब सॉल्यूट यानी चीनी कंसंट्रेशन बढ़ गई। समझ में आ रहा है क्या? तो जब मैं बोल रहा हूँ कि प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई, इसका मतलब कि आपको जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि पानी बॉडी में कम है, प्लाज्मा में पानी कम है। समझ में आ रहा है? तो जब ये होगा तो हमारे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा ADH, जो होते होते पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। ठीक है, ADH। ठीक है, ADH पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाती नहीं है,
ये पढ़ा होता है हम लोगों ने हार्मोन में। ये बनाती नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच, ये बनाता है हाइपोथैलेमस ही है, बट स्टोर एंड रिलीज, दैट्स इट। ठीक है, तो एडीएच निकलेगा और जाएगा किडनी के रीनल ट्यूब्यूल्स में और पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा अलॉन्ग विद सोडियम ऑल्सो, है ना, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस से आपका जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट। पानी बहुत कम बचा उसमें, लेकिन बॉडी के अंदर तो पानी आ गया रीअब्जॉर्ब करके, और ये ऑस्मोलरिटी बैक टू दी नॉर्मल कम हो जाएगी। पहले मैं बात समझो, ऑस्मोलरिटी का मतलब समझे। ऑस्मोलरिटी मतलब आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बॉडी में पानी कम है तो ऑस्मोलरिटी बढ़ गई, और इसलिए हाइपोथैलेमस ट्रिगर हुआ, एडीएच निकला, एडीएच ने पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया, यूरिन हो गई कंसंट्रेट। ठीक है जी, चलो इसका उल्टा भी देख लो एक बार। क्या बोला यहाँ पे कि मान लो हमारी बॉडी में पानी बहुत हो गया, ऐसा वाला एग्जाम्पल सोचो। क्या बोला था मैंने, बताओ। आपका चीनी पानी का घोल है, उसमें पानी आपने 2 लीटर 3 लीटर मिला दिया, तो अब क्या होगा बताओ? चीनी तो लगेगी भी नहीं, चीनी है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? ऑस्मोलरिटी कम हो गई चीनी की। समझ में आ रहा है? तो एडीएच नहीं निकलेगा, सप्रेस हो जाएगा, तो वाटर जब सप्रेस हो जाएगा, यूरिन डाइल्यूट, पानी यूरिन में निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक कंडीशन होती है डायबिटिक इंसिपिडिस, उसमें आपका डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हो जाता है। अब बताओ डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हो गया, एडीएच नहीं है तो क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर बहुत होगा। एडीएच नहीं है तो आपका रीअब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा पानी, तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होगा यूरिन के थ्रू, डाइल्यूट यूरिन। ओके जी, चलो कहाँ थे हम लोग, है ना, आ जाओ। स्किन में आते हैं तो मेजर हमने समझा दिया रेगुलेशन। अब आते हैं स्किन में, लंग्स में एंड फीसिस में। स्किन में यार आपको लॉस ऑफ वाटर 400 ml 450 ml के आसपास होता है पर डे, बट वो डिपेंड करता है आपके आसपास की ह्यूमिडिटी, आपके टेम्परेचर, गर्मी में ज़्यादा होता है ना। और अब मेन बात क्या है कि लॉस हो भी रहा होगा, हमें पता भी नहीं लगता कई बार। 450 ml बहुत होता है दिन भर में, और हर बार ऐसा नहीं पसीना दिख रहा है हमको, वो तो कंडीशन है कि गर्मी बहुत है दिख जाएगा, बट बहुत सी कंडीशन में दिख भी नहीं, वो आराम से निकल रहा है, हमें पता भी नहीं लग रहा। ठीक है जी, फीवर में बढ़ जाता है वो वाटर लॉस, है ना। और लंग्स में भी यही होता है कि आप जब एक्सपायर करते हो, सांस छोड़ते हो, तो कुछ अमाउंट ऑफ पानी निकलता है, पूरे दिन में जोड़ोगे तो वो 450 ml, लेकिन ये भी हमें पता बिल्कुल नहीं लग पाता। दैट्स दे आर स्किन और लंग्स का जो पानी लॉस हो रहा है इनसेंसिबल, मतलब हम सेंस नहीं कर पा रहे उसको। ऐसा नहीं है कि हमसे पूछ के निकल रहा है, हम रेगुलेट कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। ठीक है जी, इनसेंसिबल वाटर लॉस। ठीक है, आ जाओ। फीसिस से कितना निकलता है? 150 ml पर डे, बट डायरियाज में, वोमिटिंग के टाइम पे ये लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। डायरिया में फीसिस बोलोगे तो, है ना, ये लॉस काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। फिर आपका डिहाइड्रेशन वगैरह भी होता है। आप देखा होगा डायरिया जब हो जाता है तो हम ORS वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पीते हैं, बिकॉज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो गया, दैट्स वाई, उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए। ठीक है, 13 मिनट की वीडियो हो गई, इतना कुछ था नहीं वैसे, काफ़ी टाइम फालतू में लग गया, बट इस नोट्स को पढ़ो और हो जाएगा। और मैंने अभी रिसेंटली मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स का प्रिंट आउट मैंने निकाला और ट्रस्ट में बहुत अच्छा निकल के आया, मैं सच में सोचा नहीं था। आप पढ़ने लायक है, मतलब इन नोट्स का प्रिंट आउट निकालो। हाँ, थोड़े पेज ज़्यादा हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही इतना कंटेंट है, ठीक है, इतना कुछ नहीं। कॉलेज के आसपास जो भी दुकान होती है 50 पैसे में कर देते हैं, आप निकाल लो, हो जाएगा। 2 अलग अलग 3 अलग अलग सेट बनवा लो, मतलब कुछ चैप्टर 1 में, कुछ चैप्टर 1 में, कुछ चैप्टर 8 में, डिपेंडिंग अपॉन पेपर 1 पेपर 2 कैसे भी कर सको, है ना। मेटाबॉलिज्म सारा एक में, या फिर केमिस्ट्री सारी एक में, कुछ भी करके जैसे आपको सही लगे, है ना, आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। ठीक है जी, चलो, थैंक यू, बाय।